पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। आज गरीब मरते थे और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला। उनकी याददाश्त के लिए रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि देश की आजादी में ना उन्होंने हिस्सा लिए ना मैं हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने रात में जो भी पढ़ा सुबह बोला होगा, भूल गए होंगे, या उनके जो भी एडवाइजर है लिख के दिए होंगे बोले होंगे। हमारे गलतियां हम दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मैं। सर, मोदी साहब का तो 1 घंटा 50 मिनट भाषण हो गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो 15 घंटों से बात करने की भी उनका से, क्योंकि बजट और जब पेश करते हैं उस वक्त भी बोलते हैं, तो नेचुरली सर पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। बेहतर होता कि 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें। गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले, उनको पाठ पढ़ा रहे कि आर्थिक मजबूती हमने की। अगर सोशलिज्म की बात करते उसको भी ठीक। मैडम, अगर सभापति जी, अगर सोशलिज्म ये जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं आता, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आता, नरेगा नहीं आता, तो आज गरीब मरते थे और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला, और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों को ये है काम। ये नहीं बात में किस भाषा पे भी ठोको, भाषण हो, लेकिन उसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं। और ये बात हमेशा वो करते हैं, तो जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर देश के गुमराह करने की कोशिश की और कहा ये जरा सुनिए साहब, 1947 से 1952 के बीच में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं थी और वो गैर कानूनी संशोधन ला रहे थे। ये मोदी साहब का कहना है। तो मोदी साहब के लिए मैं उनकी याददाश्त के लिए रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि देश की आजादी में ना उन्होंने हिस्सा लिए ना मैं हिस्सा लिया। नेहरू जी लिए और महात्मा गांधी जी लिए, सरदार पटेल लिए, जो किया काम करने का हमको कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, उन्होंने नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहब खुद अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर हमला हो, वो हमला बोले, क्योंकि ऐसे लोगों के बात कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके साथ कभी लड़े नहीं। तो नेहरू जी के खिलाफ आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया, और इसमें सभी में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो इसीलिए कम से कम आप बोलते वक्त जरा ये तो सोचना चाहिए
मैं क्या अपने नेता के खिलाफ, क्या नेहरू के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या किसी और के खिलाफ बोल, इतना सोच के तो अगर बोलते तो मैं समझता था कि नेचुरली या उन्होंने रात में जो भी पढ़ा सुबह बोला होगा, भूल गए होंगे, या उनके जो भी एडवाइजर है लिख के दिए होंगे, बोले होंगे। तो हमारे गलतियां हम दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मैं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी बातों में कोई वजन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा 1951 में जब चुनी सरकार नहीं थी, इन्हें अध्यादेश लाकर संविधान को बदला। सुने आप, उनके ही वर्ड है जो मेरे को प्रेस में मिला और जो मिली। तो मैं पूछना चाहता हूं क्यों लाया गया? प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए कि संविधान का प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट ने किया था। संविधान सभा के ही सदस्य थे, इंक्लूडिंग हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये संशोधन इसलिए हुआ था ताकि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए और जमींदारी अबोलिशन हो सके। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस दौरान स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुर्यराजन मामले में मद्रास स्टेट के रिजर्वेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आप बोल रहे ये रिजर्वेशन निकाल दे, SC ST का निजाम। अरे बाबा, उन्होंने गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको, इस रिजर्वेशन को खत्म करने की फैसला दी, तब ये जो अपना आर्टिकल 15(4) ये आ गया, 15(4) आ गया, उस वक्त आ गया। तो आप वो नेहरू जी के ऊपर ब्लेम रहा, नेहरू जी ने ऐसा, अरे ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सजेशन था, वल्लभ भाई पटेल का सजेशन था। उन्होंने ये कहा ये जो लैंड रिफॉर्म्स का है और उसके बाद 9th शेड्यूल इसको बाद में जोड़ा गया, और ये मंशा थी SC ST OBC और एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के आरक्षण मिल सके। तो इसीलिए उनका एक तीसरा पक्ष दुष्प्रचार रोकना भी था। सरदार पटेल 3 जुलाई 1950 को इस बारे में पंडित नेहरू को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन की ही समस्या का हल बताया। और एक बात बोलो, नहीं, क्योंकि ये आवाज प्राइम मिनिस्टर तक जाना भी, तो इसीलिए सरदार पटेल जी ने 3 जुलाई 1950 को इस बार को विस्तार से पत्र लिखकर संविधान संशोधन को ही समस्या का हल बताया। अमेंडमेंट इज द ओनली रेमेडी, दिस इज सजेस्टेड बाय सरदार पटेल, एंड उनका भी अपमान कर रहे, उसको ऑथेंटिकेट करके रखेंगे। हाँ, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा था, एज यू से वी हैव इन्वॉल्व्ड आवरसेल्फ इन सो मेनी लीगल and constitutional difficulties that we do not know how them. My own feeling is that very soon we shall have to sit down and consider constitutional amendment. ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और
उनको भी आप इंसल्ट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से सभी को इंसल्ट कर रहे हैं। वो जोश में आकर नेहरू जी ने वो किया। नेहरू जी क्या करना चाहते थे, वो पटेल भी उसके साथ थे, अंबेडकर उनके साथ, और वो SC ST बैकवर्ड एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो यहाँ पर उनको मार पड़ी थी, उसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाए, और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब, और ये मेरे वर्ड नहीं है, इस अपने सभापति साहब के वर्ड है। सभापति जी इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। जो सत्य को अगर देश के सामने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको इस सदन में, उस सदन में मांगना चाहिए और देश के जनता से माफी। चीजें आप पढ़े तो मिलते हैं, आप इसमें डिबेट में मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप गुमराह करते हो लोगों पर। खुद बाबा साहब ने सदन में इसे डिफेंड किया था।